कितनी तैयारी होगी जय दीदी आपकी? कितने सब्जेक्ट पढ़ ली रेनू? हाँ, क्या बोली हो? हम बोल रहे हैं कितना सब्जेक्ट पढ़ ली? 6-7 हो गए। 7। बचा कौन सा है? अभी बचे हैं 2-3। अभी तो दो मेन तीन कॉन्स्टिट्यूशन बचा है। कॉन्स्टिट्यूशन बचा है और सीपीसी 2 बचे हैं मेन, और लिमिटेशन बचा है। अच्छा है, सारे पढ़ ली? अब आईपीसी हवा में एक बार पड़ गए हैं। है पढ़ी हो हवा में? आईपीसी आईपीसी हो गई थी सबसे शुरू में, तो आईपीसी ही उठाई थी। फिर से अब रिवीजन हुआ जा रहा है। यार टेस्ट दे के आई, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछा है, मेरे तो बहुत कम नंबर आएंगे। अरे तुम फालतू का डिमोटिवेट होने के लिए टेस्ट मत देने जाओ, ठीक है ना? क्या होता है, कुछ कोचिंग वालों का ये रहता है कि इतना कठिन पेपर बनाएंगे, इतना कठिन पेपर बनाएंगे, मजा आ जाएगा। पेपर कठिन वठिन नहीं आता है। अरे ठीक। कहाँ से, बिल्कुल यार, जो पेपर मतलब अपन के पुराने रहते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन भी पूछा, पता नहीं क्या पूछा है यार। केसेस वगैरह नए केसेस कहाँ पूछता है यार पेपर में, और नए नए केसेस कोई पूछ नहीं रहा आने है। वाला है, मैं बता रही हूँ। वो फालतू की सीरीज तूने लगा ली है पैसे दे के। पैसे खराब हो गए तो। हाँ, आज के पेपर देने के बाद पूरा मूड खराब हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद को इतना डिमोटिवेट मत करो। मैं तो पहले ही बोलती हूँ बेरक पे ध्यान दो। बेरक पढ़ के जाओगे क्या पूछ लेगा? हम्म। टेस्ट पेपर लगाने बैठोगे तो टेस्ट पेपर लगाना ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज के लिए ठीक है, लैंग्वेज पकड़ने के लिए ठीक है, लेकिन उससे तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बन रहा है। नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई एक धारा, मान लो बहुत बड़ी धारा है, उसमें 5 अपवाद भी हैं, तुम उसके कितने मल्टीपल लगा लोगे? मेरे ख्याल से मिलते मिलते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक धारा 10 मिनट में पढ़ लोगे, 15 मिनट में पढ़ लोगे, और उससे अगर 20 क्वेश्चन भी बनेंगे तो तुम्हारे एक बार में 20 क्वेश्चन तैयार। तो मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि बेरक पढ़ो। ठीक, हाँ, लैंग्वेज जानने के लिए जरूर देख लो कि कैसे आता है पेपर, कैसे बस तो घुमा सही है, करके। पुराने पेपर ही सॉल्व कर लो बस। यस। और कई कई कोचिंगों का ये रहता है कि हम बहुत कठिन पेपर बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा, बच्चों को से कुछ नहीं अरे बनेगा। बहुत क्या, बहुत सिर्फ ही कठिन बना रहा है। मैं बता रही हूँ ना क्या होता है। देखो, मैं तो खुद कोचिंग चला रही हूँ, अरे सब मेरे साथ पता है, बहुत अब महीने के जहाँ साथ। कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ना, जो अपन का पिछला पेपर था ना नए पैटर्न का, सब उसकी कॉपी करने में लगे हैं। क्या होता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों का ये रहता है कि टेस्ट पेपर इतना कठिन बना दो कि बच्चे को ये लगे कि इस बार तो हमारा नहीं होगा, लेकिन हम अगली बार कोचिंग जरूर कर लेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा। एक मोटिव हम्म। ये रहता है हिडन। ठीक। अच्छा। तो इसलिए भी कोचिंग वाले जो है अपना टेस्ट सीरीज चलाते हैं। उनको कोई वो नहीं है कि आएगा इससे पेपर कोई यही नहीं, फंसेगा। लगा ली थी तो पेपर ले आई, और क्या। ठीक है, चलिए निकाल लीजिएगा। धारा 299 300, 299 300। ठीक, अब कुछ कुछ नहीं फंसना। क्वार्टरली का जीएस देखा मैंने, बकवास। आज का कुछ ठीक है, दूंगी कुछ देर से। जीएस। चलिए, आप तो बेरक पढ़ के जाइए, उसके बाद क्या ही आना है, कुछ नहीं आना है। ठीक है, चलिए निकाल लीजिएगा 299 300। सबसे ज्यादा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं दोनों धाराओं से आते हैं। इसका एक एक इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं तो कहूंगी कि इसका एक एक इलस्ट्रेशन देख करके जाना। ठीक, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी मैं, शायद तक आ जाए। ठीक, बाकी अपन पूरी गारंटी लेने से। ठीक है, चल
299 में क्या परिभाषित है? कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमोसाइड। आपराधिक मानववध, और ये है आपकी हत्या, मर्डर। ठीक, चलिए 299 परिभाषा खंड है, इसका दंड कहाँ है? तो इसका दंड है 304। ठीक, और 300 परिभाषा खंड है, इसका दंड कहाँ है? तो इसका दंड है 302। तो अच्छे से प्रश्न पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। अगर पूछे कि हत्या को परिभाषित कहाँ किया गया है, तो हत्या को परिभाषित किया गया धारा 300 में। और अगर पूछे हत्या के लिए दंड कहाँ परिभाषित है, तो दंड परिभाषित है आपका 302 में। ठीक, चलिए अब आराम से समझ लो, 1 2 3 और इस तरफ पे 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट है परिभाषा खंड में मर्डर के, और 3 पॉइंट है परिभाषा खंड में कल्पेबल के। ठीक है, चल पहला पॉइंट दोनों में सेम है, इंटेंशन है। इंटेंशन हिंदी वाले लिखिएगा आशय। किस चीज का इंटेंशन है? मृत्यु कारित करने का। ठीक, सेम ये चीज मैं मर्डर के नीचे भी लिख देती हूँ, मृत्यु कारित करने का ही इंटेंशन। ठीक, निकाल लीजिएगा अपने ब्रेक में, देखिएगा 299 परिभाषा, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु करता है आपराधिक मानववध है, लिखा है। ठीक, चलिए अब दोनों के बीच क्या अंतर है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहला कॉलम है कि मारने का आपका इंटेंशन था, आपने उसको मार दिया, आपराधिक मानववध। अब किन स्थितियों में आपराधिक मानववध है, फिर वो हम 300 के 5 अपवाद पढ़ेंगे उसके अंतर्गत। ठीक, चलिए दूसरा इंटेंशन क्या है? शारीरिक क्षति कारित करने। चलिए अब यहां से आपका जो है प्रोग्राम शुरू होगा 299 का। अभी पहले वाले में क्या था? मृत्यु कारित करने का आशय था, मृत्यु हो गई, कल्पेबल होमोसाइड था, सेम वही चीज मर्डर में भी था। अभी यहाँ पे क्या है? आशय किस चीज का? केवल शारीरिक क्षति कारित करने का है, यानी कि आपका आपने कहा कि आज तो मैं उसके हाथ पांव तोड़ ही दूंगा। ठीक, आप उसको मारने गए, अब हाथ पांव तो टूटा बाद में, पर परिणाम स्वरूप वो मर भी गया। आशय किस चीज का था? केवल शारीरिक क्षति कारित करने का। अब मीन्स रिया का एक नियम होता है, तो उसको कहीं लिख लीजिएगा। मीन्स रिया दुराशय। तो दुराशय के संबंध में एक प्रावधान ये है कि किसी भी अपराध में अतिरिक्त दुराशय जो है वो ऐड नहीं किया जाता है, अतिरिक्त दुराशय जोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि अगर व्यक्ति के मन में केवल शारीरिक क्षति करने का आशय था, तो हम हत्या करने का आशय उसमें जो है ऐड नहीं कर देंगे। ठीक, अब जब आपका आशय था नहीं हत्या करने का, लेकिन परिणाम क्या निकला है? परिणाम निकला है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आपको मर्डर में तो हम दंडित नहीं करेंगे, लेकिन 299 के अंतर्गत जरूर आपको दंडित किया जाएगा। ठीक, चलिए और तीसरा है नॉलेज। किस बात का नॉलेज है? कि उसका ये जो कार्य है, जो वो कार्य कर रहा है, उससे संभाव्य है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए।
अब चौथे खंड में ना तो मारने का आशय था, ना तो शारीरिक क्षति करने का आशय था, लेकिन वो जान जरूर रहा है कि उसका ये जो कार्य है इससे हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन का जब वर्क चलता है तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि आप फेंसिंग लगाइए, ठीक है, और फिर जगह जगह बैरिकेड खड़े कर दीजिए कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घूम करके जाइए, ऐसा करके कुछ, या तो एक आदमी खड़ा करो जो वाहनों को क्या करे, डाइवर्ट करे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? आप ऊपर से मटेरियल फेंक रहे हैं, नीचे गिर रहा है, लोग, गाड़ी आ जा रही है। मारने का ना तो आपका आशय है, ठीक, ना तो शारीरिक क्षति करने का आशय है, लेकिन आपके पास क्या है? जानकारी कि ऊपर से जब सामान गिरेगा हो सकता है बैडली कोई उसी समय नीचे से गुजरे और उसको लग जाए और वो मर जाए, ठीक। तो मारने का ना तो आशय है, ना तो शारीरिक क्षति का आशय है, लेकिन आपका जो कार्य है उसके बारे में आप संभाव्यता जान रहे हैं कि इससे मृत्यु होना संभाव्य है, तो ये मर्डर में तो नहीं जाएगा, लेकिन 299 अंडर सेक्शन 304 पनिशेबल होगा, ठीक। चलिए निकाल लीजिएगा धारा 300। पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर इलस्ट्रेशन लगाऊंगा। 299 के जस्ट बाद लिखी होगी धारा 300, मर्डर, हत्या। देखिएगा, अपवाद को छोड़ करके आपराधिक मानववध ही हत्या है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। कि एवरी कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, समझना इस बात को, मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये गलत है, ठीक है ना। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमोसाइड। क्या कह रहा है कि अगर अपवादों के अंतर्गत ये नहीं आएगा तो जो कल्पेबल होमोसाइड आप पढ़ करके आ रहे हो वही मर्डर, कुछ अलग मर्डर नहीं, ठीक। अच्छे से समझना, फिर समझा दूंगी। चलिए देखिएगा, बेरक में धारा 300, अपवाद को छोड़ करके आपराधिक मानववध ही हत्या है यदि वह कार्य मृत्यु कारित किया गया हो, मृत्यु करने के आशय से किया गया था। तो ये सबसे पहला मैंने वैसे ही लिख दिया। आशय क्या था आपका? मृत्यु कारित करने का, मृत्यु ही हुई है, हत्या है। आप गए, मैंने बोला आज तो मार ही दूंगा, जाकर के मार दिया, हत्या। दूसरा देखिएगा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित करना संभाव्य है, ठीक। अब यहाँ पे इंटेंशन किस चीज का है? शारीरिक क्षति का है, लेकिन साथ में आकर के क्या जोड़ गया? ज्ञान, नॉलेज, यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे आकर के एक ही साथ जुड़ गया। आप शारीरिक क्षति करने का आशय रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्ञान भी है कि ऐसी शारीरिक क्षति से व्यक्ति मर ही जाएगा। जैसे कि किसी को एक छड़ लेना और उसके पैर पे प्रहार करना, तो पैर से क्या होगा? जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसी छड़ को लेकर के उसके सर पे प्रहार करना, ये क्या है? आशय जरूर आप बता रहे हो शारीरिक क्षति का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज्ञान है कि जो सर होता है वो नाजुक भाग होता है, अगर उसमें छड़ पड़ेगा तो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ज्ञान शारीरिक क्षति करने के आशय के साथ। और अगर ऐसा है तो ये कहाँ दंडित होगा? धारा 302, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो, वह शारीरिक क्षति जिससे कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम पर, उसको अंडरलाइन करिएगा अपने पेरेक में, प्रकृति के मामूली अनुक्रम पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, ठीक। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो सेम यही है, इंटेंशन है शारीरिक क्षति कारित करने का, लेकिन साथ ही साथ क्या जुड़ गया है कि ऐसी शारीरिक क्षति जो है वो पर्याप्त है मृत्यु कारित करने के लिए। कैसे? आपकी किसी से लड़ाई हो रही थी, आपने एक भाला पकड़ा, ठीक, और उसके पेट पर आपने भाले से कम 5 से 6 बार आपने प्रहार किया। अब जब आपके ऊपर केस चलना शुरू हुआ तो आप पहुंच गए, आपने बोला मेरा इंटेंशन था केवल शारीरिक क्षति करने का, मुझे तो है आप 304 में दंडित करिए, ठीक। लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या बोलेगा? आपका इंटेंशन था शारीरिक क्षति कारित करने का, लेकिन कब तक? जब आप केवल एक बार आप प्रहार करते और रुक जाते, लेकिन जब वही चीज आपने 5, 6, 10 बार रिपीटेडली आप कर रहे थे, ये चीज क्या हो गई? ऐसी क्षति पर्याप्त हो गई मामूली अनुक्रम पे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, ठीक। इस पे एक केस का नाम लिखिएगा, विरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये कहानी उसी की।
विरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, इसका क्वेश्चन सीधा यही आया था कि ये धारा 300 के किस खंड के अंतर्गत है, तो खंड 3 के अंतर्गत है। मतलब क्वेश्चन का लेवल देखो, 300 तक तो पूछा वो तो ठीक ही है, किस खंड में, तो खंड सहित लिख लीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा, खंड 3 में है ये। विरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें यही था, वो एक भाले से प्रहार करता है, बहुत बार करता है, तो कोर्ट ने उसको कल्पेबल होमोसाइड नहीं माना था, क्या माना था, मर्डर माना था। ठीक, चल लास्ट पॉइंट देखिएगा, चौथा, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है, तो जानता है को अंडरलाइन करिएगा, ऐसे गोला लगा लेना, कि कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि अति संभाव्य है कि मृत्यु कारित कर देगा। तो ये चौथा जो है इसका ज्ञान, तो ज्ञान यहाँ पर भी है, और किस बात का ज्ञान है कि जो कार्य है कैसा है, आसन्न संकट, और मृत्यु कारित करने के लिए या मृत्यु कारित होना संभव। इंग्लिश वाले लिखिएगा, हैविंग नॉलेज, एक्ट इमिनिएंटली डेंजरस, एक्ट इमिनिएंटली डेंजरस पहला ये, और दूसरा लिखिएगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। अब ये जो विदाउट एनी एक्सक्यूज मैंने बाद में लिख दिया है, इस पे भी 2 केस। ठीक, मारने का आशय नहीं है, ना तो शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है, लेकिन ज्ञान है किस बात का, कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं या ये जो कार्य है जो मैं कर रही हूं, इससे संभाव्य है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। कैसे, आप गए और जाकर के एक व्यक्ति को जिसे तैरना नहीं आता, आपने उसको एक गहरे नदी में धक्का मार दिया। ठीक, मजाक में भी ऐसा कर सकते हैं। तो मारने का आशय है नहीं आपका, ना तो शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान है कि ऐसा व्यक्ति जब नीचे गिरेगा तो हो सकता है कि मर जाए। ठीक, तो आपका ऐसा जो कार्य है, जो आपने उसको कुएं में ढकेल दिया है, नदी में फेंक दिया है, ये क्या है, धारा 300 के अंतर्गत आपको दंड नहीं कर देगा। ठीक, चल अब इसमें 2 केसेस हैं, दोनों केसेस को लिखिएगा, ये सब क्लॉज 4 के अंतर्गत मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला केस लिखिएगा, धीरजिया भाई, धीरजिया बाई। ठीक, और इस केस में लिखिएगा कि इसमें बचाव दिया गया था। और अगला केस में लिखिएगा ग्यारसी बाई, और इसमें लिखिएगा इसमें बचाव नहीं दिया गया। ठीक, चलिए धीरज भाई का केस बता देती हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं रहता है, इसका पति रहता है, तो वो रोज शराब पी करके आता है, बहुत मारता है। तो एक दिन क्या करती है, अपना बचाव करने के लिए अपने बच्चों को लेकर के पास में ही उसका मायका था या किसी और का घर था, वहां की ओर चल देती है कि मैं जा रही हूँ, कब तक रहूंगी ऐसे। ठीक, कुछ देर वो चलती है, देखती है कि पीछे उसका पति लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में आता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक, तो वो क्या करती है, जान बचाने के आशय से वहीं पास में एक कुआं रहता है, तो अपने बच्चों समेत उस कुएं में कूद जाती है। ठीक, विदाउट एनी एक्सक्यूज वाले में मैं बता रही हूँ, जान बचाने के आशय से कूद जाती है, खुद तो तैराक रहती है, खुद तो तैर करके बच जाती है, बच्चे मर जाते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर केस चलाया जाता है 302 का, इसे बचाव दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो कूदी थी, क्यों कूदी थी, मरने के लिए तो कूदी नहीं थी, किसके लिए कूदी थी, कि मैं बच जाऊं। ठीक, तो बचने के लिए कूदी थी, और इसके पास कूदने का क्या था, एक्सक्यूज था। क्यों, अगर नहीं कूदती तो सामने उसका पति उसको मार देता, हो सकता है उसके बच्चों को भी मार देता। ठीक, चलिए, तो ना तो मरने का आशय था, ना तो शारीरिक क्षति करने का आशय था, प्लस उसके पास पर्याप्त हेतु था, यानी कि पर्याप्त कारण था वहां पर ऐसे कूदने का या ऐसा कार्य करने का। ठीक,
तो इसे 300 में दंडित नहीं किया गया था, इसको बचाव दे दिया गया था। ठीक, चलिए 11वीं बाई में क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो अपनी गरीबी से तंग आकर के कुएं में कूद जाती है, वो भी अपने बच्चों समेत कूदती है, खुद तो बच जाती है, बच्चे मर जाते हैं। ठीक, तो कोर्ट ने बोला गरीबी से तंग आकर के कूदना कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो जो एक्सक्यूज नहीं है तो फिर धारा 300। ठीक, चलिए अब दो चीजें लिखिएगा, किसके संबंध में, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के संबंध में। पहली चीज लिखिएगा, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमोसाइड, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमोसाइड। हर हत्या आपराधिक मानववध है। ठीक, तो जैसा हमने उसकी परिभाषा पढ़ा, उसने खुद ही लिख दिया कि अगर अपवादों के अंतर्गत ना आता हो तो आपराधिक मानववादी हत्या कुछ अलग से है नहीं। ठीक, बट एवरी कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। दूसरी लाइन ये लिखिएगा, एवरी कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, हर हत्या आपराधिक मानववध है। ठीक, चलिए अब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़ा, फोर्थ पॉइंट पढ़ा, सब में अंतर था 299 और 300 के, लेकिन ये जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है दोनों में, चाहे 299 में पढ़िए चाहे 300 में पढ़िए, एक ही चीज लिखी हुई है, आशय है मृत्यु पारित करने का कल्पेबल होमोसाइड, आशय है मृत्यु पारित करने का मर्डर। तो चल क्या रहा है, कब मानेंगे हम कल्पेबल होमोसाइड, कब मानेंगे मर्डर। तो इसमें जो अंतर है वो मैं बता देती हूँ क्या है, अंतर है धारा 300 के 5 अपवादों का। सामान्यतः आपका मृत्यु कारित करने का आशय है, आपने हत्या कर दी, वो हत्या ही है, 302 में आप दंडनीय होंगे। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाएगी जब आप कल्पेबल होमोसाइड में दंडनीय होंगे, तो ये परिस्थिति है धारा 300 के 5 अपवाद, निकाल लीजिएगा। धारा 300 के 5 अपवाद, यानी कि जैसे ही मामला धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी भी एक अपवाद में आ जाएगा, वैसे ही 302 में दंडित ना करके आपको कहां दंडित कर देंगे, 304 में। पहला है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, हिंदी वाले लिखिएगा अचानक प्रकोपन, अचानक प्रकोपन, यानी कि किसी व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति ने बहुत बुरा भला कहा, या तो उसके संबंध में या तो उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में, और इतना बुरा भला कहा कि वो अपन प्रकोपित हो गया, और उस प्रकोपन के परिणाम स्वरूप, ठीक, उसने क्या किया है, सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो आशय तो बिल्कुल हत्या कारित करने का होता है, जब आदमी गुस्से में आता है तो क्या बोलता है, जहां मिलेगा वहीं मार दूंगा। ठीक, पर क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है, गुस्से में है, प्रोवोकेटेड है। ठीक, तो जिसने प्रोवोकेशन दिया, आपने उसी को जाकर के मार दिया। अब आप धारा 302 में दंडित नहीं होंगे, कहां होंगे, धारा 304 में दंडित होंगे। क्यों, क्योंकि ये धारा 300 का पहला अपवाद है। ठीक, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के संबंध में लिखिएगा, ऐसा प्रोवोकेशन तुरंत दिया जाना चाहिए, है ना, सडन वर्ड का ही मतलब है तुरंत दिया गया हो। अब ऐसा नहीं कि कोई आज आपको गुस्सा दिलाया, आप 1 साल तक उसकी तैयारी कर रहे हैं, 1 साल बाद जाकर के उसको मार रहे हैं, फिर वो सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन नहीं। ठीक, और दूसरी बात, जिसके साथ ऐसा अपराध किया गया है, प्रोवोकेशन उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक, कैसे, मान लो आपकी बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने आपको बुरा भला कहा कि तुम बैचलर्स हो, कैसे रहते हो, ये वो फलान ढमकान, आपको आपका जी चाहा कि उसको वहीं मार दे, पर फिर लगा कि तो बहुत तगड़ा आदमी है,
मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। तो आप उसके घर गए, उसके छोटे बच्चे को आपने मार दिया, ठीक। तो छोटे बच्चे को जो आपने मार दिया है वो आपको बचाव नहीं देगा। क्यों? जिसने आपको गुस्सा दिलाया आप उसी को जाकर के मारिए, ठीक। इसमें एक केस का नाम लिखिएगा, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। तो ये कुछ नहीं है, रुस्तम मूवी है ये, ठीक है ना। बस मूवी में क्या था, मूवी में थोड़ा वो हीरो था अक्षय कुमार, तो उसको डिफेंस मिल गया था, लेकिन असल में इसको कोई डिफेंस नहीं मिला था, ठीक। के एम नानावती। चलिए, ये पूछा भी है मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले पेपर में पूछा हुआ भी है इस केस को, तो केस का नाम याद रखिएगा। चलिए, दूसरा अपवाद, कल ही आपको मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ाया है, ठीक। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसा है, आपको एक सीमित अधिकार देता है ना, एक सीमित बचाव है कि आप उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल करिए। ढाल के रूप में यानी कि अगर आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो केवल बचाने के लिए इस्तेमाल करिए, उसको अटैक के रूप में मत यूज करिए कि अब हम भी मारेंगे, ऐसा नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको बचाव देने के लिए, वार करने के लिए नहीं, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपको जितना अधिकार मिला हुआ था, आप उससे एक्सेस उसको आपने यूज कर लिया, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और व्यक्ति को आपने मार दिया है। अब व्यक्ति का ऐसा जो आपने मर्डर कर दिया है, तो आपको 302 में दंडित नहीं किया जाएगा, कहाँ दंडित किया जाएगा, 304 में, ठीक। तो दूसरा अपवाद लिखिएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। exceeds the limit of right to private defense, exceeds the limit of right to private defense, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, एक तो जितना आपको अधिकार मिला था आप उससे ज्यादा चले गए। इससे मैंने कल भी आपको एक केस पढ़ाया था, अमजद खान बनाम स्टेट ऑफ एमपी, तो लिखना होगा तो वही केस का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि शुरू की जो 2 कोर्ट है उन्होंने जजमेंट यही दिया था, ठीक। और उनको कहाँ दंडित कर रहे थे, 304 में। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उन्होंने रूल ऑफ गोल्डन स्केल दे दिया, फिर उनको 22 जनवरी कर दिया, ठीक। तीसरा अपवाद लिखिएगा, पब्लिक सर्वेंट exercise excess of his power, ठीक। तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो जब अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा था उस दौरान उसको जो शक्ति मिली हुई थी वो उससे बाहर जाकर के किसी एक्सेस पावर का उसने यूज कर लिया है, तो हालांकि वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसको हम मर्डर में तो नहीं लेकिन कल्पेबल होमोसाइड में दंडित करेंगे, ठीक। और कैसे किया है ऐसा अपराध, ठीक। तो उसमें लिखा होगा गुड फेथ में, ठीक। चलिए, कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस वाला है, वो किसी चोर चोर का जो अपराधी होगा उसको पकड़ने के लिए जाता है, वो उसकी गिरफ्त से भाग जाता है, वो उसको बोलता है रुक जाओ गोली चला देंगे, वो नहीं रुकता, वो उसको रोकने के लिए उसके पैर पे गोली चला, पर वो वहीं पे उसी समय बैठ जाता है तो गोली उसके सर पे लग जाती है, वो मर जाता है। अब मारने का आशय तो था नहीं लेकिन मर तो गया है ना, तो ये क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग हो गया, वो कहाँ दंडित होगा, धारा 304, ठीक। क्यों? क्योंकि चोरी की कोई भी सजा हत्या नहीं है, ठीक। इसलिए मैंने एग्जांपल चोरी का ही दिया था। चल, चौथा लिखिएगा, सडन फाइट एंड सडन क्वेरल।
सडन फाइट एंड क्वेरल, अचानक झगड़ा जनिक आवेश, हिंदी वाले लिखिएगा अचानक झगड़ा जनिक आवेश, ठीक। और उसमें नीचे लिखिएगा कि इस तथ्य पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि पहले झगड़ा किसने शुरू किया, ठीक। चलिए, जैसे कि दो लोग बैठे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते किसी बात पे उनके बीच ऐसे गहमा गहमी हो जाती है, ऐसे टॉपिक होते हैं ना कभी कभी एकदम हीट अप हो जाते हैं, ठीक। और वो हीट अप टॉपिक के चक्कर में दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते मारते किसी एक की मृत्यु हो जाती है। अब मारने का आशय तो था नहीं, ठीक। ऐसा हो गया, अचानक सडन फाइट हो गई है, सडन क्वेरल हो गया किसी बात को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ है तो व्यक्ति को 302 में हम दंडित नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, धारा 304, ठीक। और पांचवा अपवाद मैंने कल आपको धारा 87 के साथ पढ़ाया गया होगा कि सहमति से उठाई गई क्षति क्षति नहीं है, लेकिन उसमें मैंने आपको 3 अपवाद बताए होंगे। पहला, सहमति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सहमति मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने की नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने सहमति दे दी कि मेरा पेपर नहीं निकलता है, जैसे ही ट्रेन गुजरेगी तो मुझे तुम जनता में धक्का मार देना, ठीक। तो आपने उसको धक्का मार दिया, वो मर गया, आपको बचाव कहाँ है, यहाँ, ठीक। चलिए, तो लिखिएगा 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति की सहमति से किया गया, धारा 300 का अपवाद 5, और उसमें केस लिखिएगा दशरथ रूप सिंह पासवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ठीक। तो अगर मृत्यु कारित करने का आशय था, परिणाम भी मृत्यु निकला है, लेकिन यही हत्या किस में बदल जाएगी, आपराधिक मानव वध में बदल जाएगी, कब, जब इन पांचों में से किसी एक अपवाद के अंतर्गत आपका मामला साबित हो जाएगा, ठीक। बाकी कल्पेबल होमोसाइड में आपके 3 डेफिनेशन क्लॉज है और मर्डर में आपके 4 डेफिनेशन क्लॉज है और 5 अपवाद है, तो थोड़ा सा देख करके चलिएगा। चलिए, फिर इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन और आते हैं, फिर अपन इलस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। तो पहली तो वो स्टेटमेंट आती है जो मैंने आपको दोनों बता दी कि हर हत्या आपराधिक मानववध है, हर मानववध हत्या नहीं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा ये आता है कि इसके बीच अंतर बताने वाला केस कौन सा है, तो 2 केस थे। पहला है रेड बनाम गोविंदा, और इसमें जस्टिस थे जस्टिस मेलविन, जस्टिस मेलविन, ठीक। कब आया था ये केस, 1876। तो ये केस आया, इस केस में उन्होंने एक तरफ लिखा यही ऐसे 299 को, एक तरफ लिखा है 300 को, जैसे मैंने अभी आपको बताया तो वैसे इन्होंने डिफरेंस करके बता दिया कि कब आपराधिक मानववध है और कब हत्या है। तो सबसे पहला केस ये था, ठीक। और इंडिया का केस लिख लीजिएगा, रामा रापू पुनैया पुनैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक। इस केस में इंडिया में बताया गया, हालांकि ये केस आपसे कोई नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा रेग बनाम गोविंदा का केस ही चलता है, तो उसको थोड़ा सा याद करके जाइएगा कि किस केस में जो है अंतर बताया गया, ठीक। चलिए, अब निकाल लीजिएगा धारा 299 और उसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, क्योंकि सीधा इलस्ट्रेशन को उठा करके ही पेपर ये लोग पूछते हैं, ठीक।
चलिए, कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। पहले अपन उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक? दो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा है। ठीक? झगड़ा बहुत तेज बढ़ जाता है, तो एक पड़ोसी की बीवी अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के झगड़ा रोकने के लिए जाती है। ठीक? अब झगड़ा इतना बढ़ गया है कि लाठियां चल रही हैं या घूंसे चल रहे हैं। चलिए अपन घूंसे चलने को अपन ले लेते हैं कि हाथ मुक्के पे से मार रहा होगा। अब जब जैसे वो बीच बचाव में आती है, सामने वाला व्यक्ति मारने के लिए किसको हाथ उठाया था? अपने पड़ोसी को, और वो घूंसा जाकर के बच्चे को लग जाता है, नवजात शिशु को जाकर के लग जाता है और बच्चे की तुरंत वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक, बताइए वो व्यक्ति किस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्षति यानी कि उपाधि, घोर उपहति, हत्या या आपराधिक मानव? कहाँ दंडित करेंगे? कहाँ दंडित करेंगे? मुक्का मार रहा था, एक ही मुक्के में मर गया। चलो, तो अगर मुक्का मार रहा था ऐसा लिखा है, तो एक मुक्का मारने से ना तो किसी को घोर उपाधि होती है, ना तो कोई मर जाता है। ठीक, होता क्या है, सिर्फ और हाँ, सिर्फ और सिर्फ सामान्य क्षति होती है। तो कहाँ दंडित किया जाएगा? केवल सामान्य क्षति। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, भगवान न करे आए, और अगर आ जाए तो लगा करके आना सामान्य क्षति के लिए। ठीक, चलो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले एक लाइन पढ़ाई होगी, अतिरिक्त मीन्स क्रिया कहीं पे भी अधिरोपित नहीं की जाएगी। ठीक, आशय कितना था मन में? केवल एक मुक्का मारने का। तो एक मुक्का मारने का जितना आशय है, बस वहीं तक दंडित किया जाएगा। ठीक, नो एक्सेस मीन्स क्रिया विल बी इम्पोज्ड। चलिए, तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। एक दूसरी सिचुएशन आपको देती हूँ। ठीक, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति है जिसको ए को मारना है, ए को मारना है। ठीक, और वहीं पे पास में एक बी खड़ा हुआ है, बी और ए के कपड़े बिल्कुल सिमिलर है। ये मान लीजिए सी है जो ए को मारना चाह रहा है। ठीक, पीछे से देखता है तो इसको बी किसके जैसा दिख रहा है? ए के जैसा दिख रहा है। ये गोली चलाता है क्या सोच के कि वो ए है, और बी की मृत्यु हो जाती है। बताइए सी किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? आपराधिक मानववध, हत्या या कोई अपराध नहीं? कहाँ दंडित करेंगे उसको? ठीक, तो इस इलस्ट्रेशन के साथ धारा लिखना, धारा 301, 301 आईपीसी, और डैश करके लिखना ट्रांसफर ऑफ मेलिस, विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। 301 ट्रांसफर ऑफ मेलिस, MALICE, मेलिस, विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। विद्वेष का अंतरण यानी कि कोर्ट ये मान लेगा कि जितनी मीन्स क्रिया तुम्हारे पास ए को मारने की थी, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई है बी के लिए। ठीक, तो मारना ए को चाहते थे, मर गया बी, तो वैसे ही दंडित करेंगे मानो ए मर गया। ठीक, यानी कि अगर इसको मारने के लिए ये हत्या के लिए दोषी था, तो बी को मारने के लिए भी ये हत्या का ही दोषी है। अब अगर ये बार बार आके अरे इसको तो मुझे मारना ही नहीं था, इसको तो मुझे मारना ही नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां मत चले जाना कि अतिरिक्त मीन से अधिरोपित नहीं करेंगे। यह धारा 301 ट्रांसफर ऑफ मेलिस। ठीक, ध्यान रहेगा, धारा 301 का प्रश्न है। चलिए, अब निकाल लीजिएगा धारा 299 का पहला इलस्ट्रेशन। ठीक, तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखना, वो सबसे ज्यादा बार आता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के आशय से एक गड्ढे पे लकड़ियां बिछा देता है ताकि वो वहां से गुजरे और गिर करके मर जाए। अगर इलस्ट्रेशन केवल इतना आया है कि गड्ढे पे लकड़ी बिछा रहा है, व्यक्ति गुजरता है, गिरता है, मर जाता है, कौन सा अपराध है? 290। ठीक, तो ए नंबर का इलस्ट्रेशन टिक करना। कहाँ दंडित होगा? धारा 304 में। 1000 बार आया है ये इलस्ट्रेशन।
और आगे भी आता रहेगा जन्म जन्मांतर। ठीक, चलिए बी नंबर का इलस्ट्रेशन देखिएगा। बी नंबर का इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ूंगी, बता देती हूँ उसकी कहानी क्या है। ए और बी दो लोग जंगल जाते हैं शिकार करने। ठीक, सी नाम का एक व्यक्ति है जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। इस बात की जानकारी बी को नहीं है जिसके हाथ में रिवॉल्वर है। ए ये बात जान रहा है कि सी जो है उसके पीछे छुपा हुआ है और उसकी उससे क्या है, दुश्मनी हो रखी है। तो वो बी को ये बोलता है कि मैंने देख लिया पीछे ही हिरण है, तुम तो गोली चला दो। बी गोली चला देता है। अब बताइए ए और बी की क्या क्या लाइबिलिटी। ठीक, तो ए जिसके हाथ में ना तो बंदूक है ना तो कुछ है, लेकिन उसने क्या बोला है कि पीछे क्या है, पीछे एक खरगोश है या कोई दूसरा जानवर है, उसको मार दो, जबकि इस बात को वो जान रहा था कि पीछे कौन है, पीछे सी है। ठीक, तो जिसने ये बात बोली है जानकारी रखते हुए, वो हत्या के लिए दोषी हुआ। ठीक, और जिसने गोली चलाई है, तो अगर वहां पर किसी जानवर को मारना अपराध होगा तो वहां दंडित किया जाएगा, अन्यथा कोई अपराध नहीं। हो सकता है मुर्गा मार रहा हूँ, ठीक, बंदूक से। ठीक है, तो मुर्गा मारना बंदूक से कोई अपराध नहीं है। ठीक, तो वो उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, भले गोली चला वही रहा। दंडित कौन किया जाएगा, जिसे जानकारी थी और जिसके मन में दुरासे था। ठीक, फिर ऐसे न्यूज में बार बार दिखाएंगे, देखो किसके हाथ में गोली है, कौन गोली चला रहा है, वो सब फालतू की बातें। ठीक, इसने किया क्या है, इसको इसको एज अ मशीनरी यूज किया है। ठीक, तो एज ए मशीनरी जब यूज किया है, आपने यंत्र की तरीके से इस्तेमाल किया है, तो वो तो चलो अलग कहीं दंडित होगा, उसका जो भी कार्य होगा उसके लिए। लेकिन आप हत्या के लिए दोषी किए जाएंगे। ठीक, सॉरी, आपराधिक मानवत पढ़ रहे हैं ना अपन, आपराधिक मानवत कल्पेबल होने से ज्यादा ही हत्या पढ़ लिया मैंने। चलिए, ठीक, और वहां पे लिख लेना है बिकॉज यूज्ड एज मशीनरी। चलिए, और कोई इलस्ट्रेशन तो इसमें है नहीं। सी नंबर का इलस्ट्रेशन देखिएगा, बिल्कुल वही है, वो मुर्गा मार रहा है बंदूक से। ठीक, और वो मुर्गा जो है वो जाकर के एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है, वो गोली मारता है, वहां पे एक व्यक्ति लेटा रहता है, उसको गोली लग जाती है। किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, किसी भी अपराध के लिए नहीं। ठीक, चलिए अब धारा 300 निकाल लीजिएगा। चलिए 300 में बाद में आएगा, पहले 299 के जहां इलस्ट्रेशन खत्म होंगे उसके बाद 3 स्पष्टीकरण लिखे होंगे। तो पहला स्पष्टीकरण देखिएगा, उसमें लिखा है कि आ जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई रोग विकार हो रखा है और उसके बावजूद उसको क्या करता है, शारीरिक क्षति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तुम्हें जानकारी थी कि मारोगे तो मर जाएगा और फिर भी मार दिए हो, तो ये हत्या है। ठीक, तो देखिएगा लिखेगा उसकी मृत्यु कारित की समझा जाएगा। अगला, आपने किसी व्यक्ति को मारा और इतना मारा कि वो ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा मार खा लिया है वो। ठीक, और अब थोड़ी देर बाद वो मर गया। अब आप ये बोलो कि अगर ये टाइम पे हॉस्पिटल चला जाता, इसको इलाज मिल जाता, तो ये बच जाता। ठीक, तो ये जो चीज है वो आपको बचाव नहीं देगी, आप कहाँ दंडित किए जाएंगे, हत्या के लिए दंडित किए जाएंगे। ठीक, चलिए सी नंबर का इलस्ट्रेशन देखिएगा, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, उसको अंडरलाइन कर लेना।
अभी 312 पढ़ाऊंगी तो फिर बताऊंगी। माँ को मारा आपने, पेट में था शिशु, वो भी मर गया, ठीक। तो वो जो मर गया है तो आपके ऊपर डबल मर्डर का चार्ज नहीं आएगा। कब तक? जब तक ऐसे शिशु का कोई एक भाग शरीर से बाहर ना आ गया। ठीक, कहाँ लिखा होगा? जस्ट इसी के जस्ट आगे लिखा होगा, देखिएगा। यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास ली थी या नहीं ली थी, यह प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक, माँ को मारा, बच्चा पेट में मर गया, एक ही का आपके ऊपर चार्ज लगेगा, माँ को मार देगा। लेकिन आपने माँ को मारा, पेट में बच्चा था, उसका कोई एक भाग बाहर आ गया, हाथ पैर सर कुछ भी, और भले वो सांस लिया हो चाहे ना लिया हो, अब आप कहाँ दंडित किए जाएंगे? 2 बार। ठीक, यानी कि आप बच्चे के कल्पेबल होमोसाइड के लिए दंडित किए जाएंगे। समझ आया ना? ठीक, चलिए अब देखिएगा धारा 300 के इलस्ट्रेशन। सबसे पहला इलस्ट्रेशन यही है कि या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, यह हत्या। मारना था, मार दिए, हत्या है। ठीक, सी नंबर का इलस्ट्रेशन देखिएगा। ये धारा 300 के 3 के साथ यानी कि पॉइंट नंबर 3 के साथ कनेक्ट होगा। देखिएगा, या को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का आशय करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्युकारी करने के लिए पर्याप्त है। तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके साथ मैंने आपको बिरसा सिंह का केस पढ़ाया है। परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, यहाँ का हत्या का दोषी है। ठीक, और भले चाहे उसका हत्या करने का आशय रहा हो चाहे आशय ना रहा हो, मैंने आपको सेकंड पॉइंट में यही पढ़ाया था, आशय किस चीज का? शारीरिक क्षति कारित करने का। लेकिन ऐसी शारीरिक क्षति कैसी है? पर्याप्त है मृत्यु कारित कर देने के लिए। ठीक, अब बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, पता नहीं किसको मारना है, लेकिन किसी को तो मारना है। आपने क्या किया? ऐसे भीड़ पे ऐसे किसी का चेहरा आपने नहीं इमेजिन किया, ऐसे गोली चला दी और जाकर के किसी एक व्यक्ति को लग गई और वो मर गया। आप कहाँ दंडित किए जाएंगे? धारा 302 में। देखिएगा डी नंबर का इलस्ट्रेशन, घा नंबर का। कहा किसी प्रति हेतु के बिना, अब यहाँ पे कोई आशय नहीं है, लेकिन कोई आशय नहीं है तो इसको आप ऐसे भटक मत जाना। ठीक, एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है, उसमें से एक का वध कर देता है, हाँ हत्या का दोषी है। ठीक, अब इसी के साथ 106 याद करना। 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की सबसे लास्ट धारा थी। वो मॉब पे क्या करता है? गोली चलाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो किसी को मारेगा नहीं तब तक वहां से खुद को बचा करके निकल नहीं पाएगा। तो अगर खुद को बचाने के आशय से गोली चलाया है तो 106, और बिना किसी प्रति हेतु के जबरन, मजा आ रहा है गोली चलाने में, चला रहा है और किसी की मृत्यु हो गई तो हत्या के लिए दंडित किया जाए। ठीक, चलिए अब एक पेज पटाइएगा, फिर अपवाद लिखा होगा। ठीक, पहला अपवाद लिखा होगा, उसके जस्ट बाद कुछ इलस्ट्रेशन लिखे होंगे, तो उसमें जो पहला नंबर का इलस्ट्रेशन है उसको टिक करिएगा। ठीक, ये शायद मैंने अपने टेस्ट पेपर में भी दिया था। पहला नंबर का इलस्ट्रेशन उसको टिक करना, उसमें IMP लिख देना। देखिए क्या लिखा है, या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में मां है, जो या का शिशु है, का साशय वध करता है और यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था। उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, मैंने आपको बताया था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मारना है तो उसी को मारो जिसने आपको ऐसा प्रोवोकेशन दिया है, उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को आप नहीं मार सकते। ठीक, चलिए 4 नंबर का इलस्ट्रेशन देखिएगा, सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन है अपवाद नंबर 1 का। उसको देखिएगा, खा पर या आघात करता है, खा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, का जो निकट ही खड़ा हुआ है खा के क्रोध का लाभ उठाने के आशय से या का वध कराने से आशय से उसके हाथ में एक छुरी दे देता है। खा उस छुरी
से या का वध कर देता है। यहाँ खा ने चाहे केवल आपराधिक मानववध किया हो, किंतु का हत्या का दोषी है। ठीक, दोनों की लड़ाई हो रही थी, पास में उसका एक दोस्त भी खड़ा था, तो उसने बोला कि अभी मेरे हाथ में चाकू होती तो मैं तेरा गला काट देता। तो उसका दोस्त बोला भाई टेंशन नहीं ले, ये ले चाकू। उसको चाकू दे दिया और उसने उसका गला काट दिया। जिसने गला काटा है वो किसमें था, प्रोवोकेशन के अधीन था, वो दंडित होगा 304 में। और जिसने ऐसा हथियार दिया है वो दंडित होगा 302। ठीक, क्यों? क्योंकि मारने का आशय किसके मन में था, हथियार देने वाले के मन में। अगर दोस्त होता तो क्या बोलता, अरे भाई छोड़ 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 घर चलते हैं तो। लेकिन वो क्या बोला, मार। चल, और कोई इलस्ट्रेशन? अपवाद नंबर 5 देखिएगा, उसके जस्ट बाद एक ही इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उसको देखिएगा। या को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उस उकसाकर का उसे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। ठीक, बोलता है ऐसा करो, कब तक ऐसे जियोगे, आत्महत्या कर लो। ठीक, कम उम्र होने के कारण यह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ था, का ने हत्या का दुष्प्रेरण किया। तो उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, चलिए, अब अगर वो 18 वर्ष से ऊपर का होता तब तो सहमति दे देता, तो 300 के अपवाद 5 में आ जाता। लेकिन वो सहमति दे नहीं सकता था, 18 वर्ष से कम का है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, हत्या का दुष्प्रेरण। ठीक, चलिए, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का हत्या का दुष्प्रेरण किया है तो किस धारा में दंडनीय होगा, निकाल लीजिएगा धारा 305 अपने बेरक में। और उस इलस्ट्रेशन के साथ ऐसे बाजू में लिख देना धारा 305, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ इनसेन और चाइल्ड। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को हत्या के लिए या आत्महत्या के लिए क्या करना, उत्प्रेरित करना। ठीक, तो धारा 305 में दंडित किया जाएगा। और बच्चा नहीं है, मतलब बड़ा व्यक्ति है, और ना तो पागल है, यानी कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति है, और 18 वर्ष से ऊपर का है, और आप उसको आत्महत्या के लिए उकसा रहे हो, तो फिर धारा 306। चलिए, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आँख कान नाक मुंह सब खोल करके जाएंगे, सब बनेगा आप लोगों से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। चलिए, अब देख लीजिएगा दंड। तो एक दंड है 302 में, 302 में किसका दंड है, हत्या का। एक दंड है 304 में, और एक दंड है 304 ए में। तो तीनों दंडों को समझ लीजिएगा एक के बाद एक धाराओं में। सबसे पहले निकाल लीजिएगा धारा 302। ठीक, whoever commit murder shall be punished with death or imprisonment for life। सीधा लिखा हुआ है, जो कोई भी हत्या कारित करेगा कहाँ दंडित होगा, या तो मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से, एंड ऑल्सो फाइन, जुर्माना भी। और कोई दंड नहीं लिखा हुआ है। 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, किस केस से हुई थी उस केस का नाम लिख लीजिएगा, मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, धारा 303 को असंवैधानिक घोषित करने वाली धारा। ठीक, चलिए, अब देखिएगा आपराधिक मानव वध का दंड 304। अब 304 में जब हम परिभाषा खंड पढ़ कर गए तो हमने दो चीजें पढ़ी है। शुरू के जो दो परिभाषा खंड थे उनमें आशय था, आशय मृत्यु कारित करना, और दूसरा था आशय नहीं था, केवल ज्ञान से अपन मृत्यु कारित कर रहे थे। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या है ना, वो जो लास्ट वाला था जिसमें जानकारी है मारने की,
और मर गया है वो। थर्ड नंबर का पॉइंट। और शुरू के जो दो है, आशय से मृत्यु कारित करने का, आशय ही था या तो मृत्यु कारित करने का या तो शारीरिक क्षति कारित करने का, मर गया है। ठीक, तो दोनों के दंड भी अलग अलग। ठीक, चलिए निकाल लीजिएगा धारा 304 पैराग्राफ 1। ठीक, अब इसमें दंड लिखिएगा आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास। ठीक, न्यायालय चाहे तो प्रथम दोनों खंडों के लिए जहां पे आशय है और मृत्यु कारित हो गई है तो कितनी दंड दे सकता है, आजीवन कारावास का दंड भी दे सकता है और मिनिमम 10 वर्ष तक का कारावास भी दे सकता है। ठीक, चलिए अब इसका जस्ट एक सेकंड पैराग्राफ लिखा होगा, ये वही है जो सलमान खान का केस था। ठीक है ना, सलमान खान मारने थोड़ा निकला था, आज जितने लोग सो रहे हैं सबको उड़ा ही दूंगा, तो चढ़ गई थी गाड़ी शराब के नशे में या जो भी, ठीक, मुझे नहीं पता कैसे, पर चढ़ गई थी गाड़ी तो मर गए। तो ऐसे लोग जो मर गए कैसे मर गए, गैर इरादतन हत्या। तो सलमान खान का केस ये था 304 का पैरा 2। ठीक, इसमें दंड देखिएगा, इसमें कोई आजीवन कारावास नहीं है, केवल 10 वर्ष तक का जुर्माना, सॉरी 10 वर्ष तक का कारावास। ये आपका सलमान खान केस है, हालांकि सलमान खान को सजा वजह तो नहीं मिली पर केस। आया समझ, ये धारा 299 का जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था ये उसका दंड है, केवल 10 वर्ष। तो अगर सीधा पूछे गैर इरादतन हत्या के लिए या ऐसी हत्या जिसमें इंटेंशन नहीं था, केवल ज्ञान था, कल्पेबल होमोसाइड, क्या दंड होगा, तो दंड ये होगा। अगला धारा निकालिएगा 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये किनके ऊपर लगती है, डॉक्टर लोगों के ऊपर यही लगती है। लेके गए ऑपरेशन करेंगे ऑपरेशन थिएटर में और अंदर अपनी घड़ी छोड़ दिए, रुमाल छोड़ दिए, दुनिया जहान का जितना आइटम है सब वहीं छोड़ दिया, फोन छोड़ दिए, व्यक्ति मर गया। कैसे मर गया, मारने का आशय तो था नहीं, कोई डॉक्टर मारने के लिए तो ना ऑपरेशन थिएटर ले जाता, चलो चलो आज मारेंगे। नेग्लिजेंस है ना, मर गया, ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था तो थोड़ा कम ध्यान दिया है, इसके लिए मर गया है। तो सजा देखिएगा केवल 2 वर्ष का कारावास। 304A हो, इसमें भी मृत्यु ही रही है लेकिन दंड कितना है, केवल 2 वर्ष। ठीक, तो जो भोपाल गैस कांड था वो यही तो था, नेग्लिजेंस। ठीक, चलिए हटा दो। जी मैम हटा लीजिए। इसका एक पूरा ग्राफ बनाना हो तो ऐसा बना लेना, रैश एंड नेग्लिजेंट का ऊपर लिखना रैश एंड नेग्लिजेंट, एक तरफ लिखना 279, 279 में रैश एंड नेग्लिजेंट परिभाषित है। ठीक, 337, 338, 304A, 337, 338, 304A, 337 में लिखना उपेक्षा व उतावलेपन से क्या हो जाती है, क्षति, क्षति नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं। ठीक, और ये आपका ग्रीवियस हर्ट है और ये आपकी हत्या ही हो गई है, मर ही गया है व्यक्ति। तो 304A, रैश एंड नेग्लिजेंटली आप ड्राइव कर रहे थे, आपने आकर के किसी से गाड़ी भिड़ी और उसको सामान्य चोट आ गई तो 337, ऐसा मारा कि ग्रीवियस हर्ट हो गया तो 338 और ऐसा मारा कि वो मर ही गया तो 304A।
ठीक, और रैश और नेग्लिजेंट परिभाषित कहा 279, उपेक्षा और उतावलापन। ठीक, चलिए 304 ए देखा है, उसके जस्ट बाद देखिएगा 304 बी, हेडिंग का क्वेश्चन है, सीधा पूछता है दहेज मृत्यु का प्रावधान कहाँ है, डाउरी डेथ। 304 बी बिल्कुल ऐसे स्टार स्टार लगा के लिख लेना अपनी कॉपी में। 304 बी, दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ। ठीक, बल्कि मैं इसका लिखवा ही देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये लगभग हर साल पूछी गई है धारा। कभी धारा से पूछी गई है, कभी उसके अंदर के कंटेंट से पूछी गई है। तीन सौ चार बी, दहेज मृत्यु। कब? विवाह से 7 वर्ष के भी, तो ऐसा नहीं कि 7 वर्ष के बाद ही निपटा रहे, तो सामान्यतः विवाह से 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु हो गई हो सामान्य परिस्थितियों से हट करके, तो मैं सीधे लिख देती हूँ मृत्यु असामान्य परिस्थिति। और इसमें जो क्वेश्चन आया था वो मैं बता देती हूँ 2019 का, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि 304 बी के लिए क्रुअल्टी कब हुई होनी चाहिए, तो उसमें क्वेश्चन लिखा सून बिफोर डेथ, लिखा है 3rd लाइन में लिखा होगा। दहेज की मांग की गई हो, मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के नातेदार से दहेज की मांग की गई, लिखा है, तो सीधा लिखिएगा दहेज की मांग, ये लाइन ही याद कर लो, सून बिफोर डेथ। यही आया था क्वेश्चन में, यही पूछा था, उठा करके लगाइएगा, मध्य प्रदेश का ही प्रश्न है। ठीक, कि 304 बी के अपराध के लिए दहेज की मांग कब हुई होनी चाहिए, हत्या के कुछ समय पूर्व, ठीक कुछ समय पूर्व, ठीक, सून बिफोर द डेथ। और कौन करेगा, तो किसको चाहिए दहेज, चाहिए नहीं है मतलब ऐसे इसमें लिखा है पति या पति के नातेदार को। ठीक, तो या तो दहेज की मांग हो रही थी, या तो ऐसी महिला क्या थी, सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी। सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, दहेज मृत्यु कहा जाएगा 304 बी। ठीक, और दंड भी इसी में लिखा हुआ है, तो उसमें दंड भी मैं यही लिख देती हूँ, 304 बी में ही दंड है, तो दंड है आजीवन कारावास, और न्यूनतम दंड कितना है, 7 वर्ष। यानी कि हर परिस्थिति में दंड 7 वर्ष से कम नहीं होगा, और अधिकतम कितना हो सकता है, आजीवन कारावास। प्रश्न ये पूछा था, सून बिफोर डेथ दहेज की मांग की गई हो 304 बी, ये लाइन याद कर लेना। ठीक, चलिए 305 306 अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि आत्महत्या के लिए आपने क्या किया, दुष्प्रेरण किया है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण बच्चा है, इंसेन पर्सन है, तो 305, और बड़ा व्यक्ति है उसके साथ आपने किया तो 306, सीधे धारा से पूछेगा। ठीक, चलिए हटा दूं। अब हत्या का हमने दंड देखा, कल्पेबल होमोसाइड का हमने दंड देखा, अब देखिएगा इनके प्रयत्न का भी दंड है, अटेम्प्ट। सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं तो पहले कल्पेबल होमोसाइड है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 307 में हत्या का प्रयत्न है,
प्रयत्न मैंने ऊपर ही लिख दिया है। और 308 में कल्पेबल होमोसाइड पर, कल्पेबल होमोसाइड के प्रयत्न के लिए दंड है। ठीक, चलिए तो उसमें दंड लिखिएगा 10 वर्ष तक का कारावास, मैं लिखिए देती हूँ। ठीक, और अगर क्षति कारित हो गई है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, LI। आपने किसी पे गोली चलाई मारने के लिए, गोली 4 फीट दूर से निकल गई, कोई क्षति नहीं हुई, 10 वर्ष का कारावास। आपने गोली मारी, उसको छूती हुई निकल गई पर वो मरा नहीं है, आजीवन कारावास। ठीक, इसमें एक सेकंड पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें लिखा होगा अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, अब अगर किसी की हत्या का प्रयत्न करेगा तो उसको क्या दंड मिलेगा, तो उसमें सीधा लिखिएगा मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हत्या के प्रयत्न में फांसी की सजा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। कब? जब ऐसा हत्या का प्रयत्न लाइफ कन्विक्ट पर्सन ने किया हो, आजीवन सिद्ध दोष के व्यक्ति ने किया हो। ठीक, कोर्ट बोलेगा अब तुम्हारे पास यही काम बचा, चलो फांसी में चढ़ो। चलिए, धारा 307 में एक बी नंबर का इलस्ट्रेशन लिखा होगा, उसको अपने बैरक में देखिएगा, उसको IMP टिक करिएगा। क्या कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान पे आरक्षित छोड़ देता है, उसको अंडरलाइन करिएगा। का ने उस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। ठीक, तो बच्चा मरा हो चाहे ना मरा हो, आप कहाँ दंडित किए जाएंगे? धारा 307। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को मरने के लिए वहां पर छोड़ करके आ गए थे। धारा 307 याद रहेगा। हटा दूं, याद रखना इसको। किसी बच्चे को आरक्षित छोड़ देना भी आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में पनिशबल कर सकता है। 308 देखिएगा। तो 308 में सामान्य परिस्थिति में 3 वर्ष, और अगर हर्ट हो गया है, ठीक, तो फिर 7 वर्ष। आपने वो गड्ढा तैयार किया था, ऊपर से लकड़ी रख दिया था, वो आज रोड बदल के ही चला गया, तो 3 वर्ष। और वही गड्ढे में गिर गया लेकिन मरा नहीं है, बच गया है, तो 7 वर्ष। अच्छा, अगली धारा है 309। 309 को 309 वैसे सबको पता रहती है, कॉलेज टाइम से ही पता रहती है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक, उसको टिक करिएगा। आत्महत्या करने का प्रयत्न, सामान्य परिस्थिति क्या है इस धारा की? तो संवैधानिक है अभी भी, ठीक, असंवैधानिक नहीं हुई है। ठीक, चलिए, तो अगर आप आत्महत्या करने गए, मर गए तो ठीक है, और बच गए तो जेल जाएंगे। कब तक के लिए? 1 वर्ष का कारावास। तो हालांकि इसकी सजा नहीं पूछता, सीधा पूछता है कि आत्महत्या का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय है, 309 में। ठीक, चलिए, धारा 310 ठग, चाइल्ड स्टीलिंग, बच्चों को जो लोग चुरा करके ले जाते हैं। चलिए, और इसकी सजा बहुत ज्यादा है, मर्डर। तो 310 की सजा आपको 311 में लिखी होगी। चलिए, कॉजिंग मिसकैरेज आप लोग घर में पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको।
अभी 307 का मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन पढ़ाया था, बी नंबर का, ठीक? उसी के साथ में धारा पढ़िएगा 317, निकाल लीजिएगा अपने बेरक में। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी शिशु को उठाया और किसी सुनसान जगह पे छोड़ दिया, अब वो मरा हो चाहे ना मरा हो, केवल छोड़ दिया है तो 307 में दंडनीय है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने छोड़ा जो उसकी देखरेख करने के लिए ही क्या था, बाध्य था, माता पिता, संरक्षक, तो वो कहाँ दंडनीय होगा, 317 में। ठीक, देखिएगा, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को माता पिता होते हुए या देखभाल करने वाले व्यक्ति होते हुए ऐसे शिशु का पूर्णता परित्याग कर दिया, पूर्णता परित्याग को अंडरलाइन करिएगा, और किसी सुनसान स्थान पे आरक्षित डाल देता है, छोड़ करके आ गए हैं कहीं, तो दंड उसमें देखिएगा 7 वर्ष तक का कारावास, और अगर मर गया तो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पहले 317 का चार्ज लगेगा, जब मर जाएगा तो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, किसके द्वारा, माता पिता जो है ना, उन्हीं के द्वारा छोड़ाया गया। चलिए, सीआरपीसी अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो उसमें देखिएगा 317 में मध्य प्रदेश में विचारण कौन करता है। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, एक सेकंड में कंफर्म कर देती हूँ। ठीक, 317 जब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जेएम फर्स्ट, वहीं पे ब्रैकेट में लिखना मध्य प्रदेश में कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। अगर पूछना होगा इनको तो एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आईपीसी की धारा 317 किसके द्वारा विचारणीय है, तो 317 मध्य प्रदेश में कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल है। ठीक, और मध्य प्रदेश का इसमें बहुत फेमस केस भी है, जबलपुर का ही केस है। एक माँ अपनी ही लड़की को, क्योंकि उसको लड़की नहीं चाहिए थी, छोड़ करके आ जाती है ग्वारी घाट के पास, कोई सत्संग सुनने जाती थी वहीं पे, फिर बच्ची मर जाती है, फिर पकड़ जाती है वो। ठीक, चलिए, अब निकालिएगा धारा 319 हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फटाफट पढ़ा दूंगी इसको। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। 319 में हर्ट की परिभाषा है, 320 में ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये नहीं पूछता है कि ग्रीवियस हर्ट परिभाषित क्या है, सीधे परिभाषा खंड से क्वेश्चन पूछता है कि ये ग्रीवियस हर्ट है या नहीं है। 319 क्षति, 320 सॉरी क्षति नहीं, उपहति लिखिएगा, और ये है घोर उपहति। तो घोर उपहति अपने आप में कुछ नहीं है, ये जो उपहति है यही जब 8 प्रकार की हो जाती है, विशेष 8 प्रकार की बताई गई है, तो यही 8 प्रकार की उपहति किसमें बदल जाती है, घोर उपहति में बदल जाती है। अब आपको ये 8 प्रकार रटने पड़ेंगे। ठीक, पिछली बार यही आया था और मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन गलत है। ठीक, चलिए, फर्स्ट इमस्कुलेशन, नसबंदी, पुरुषत्व हरण। दूसरा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, दोनों में से किसी नेत्र का स्थायी विच्छेद। तो जो शब्द लिखा है वही पढ़ के जाना, ये लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। थर्ड, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियर ऑफ ईदर ईयर, हिंदी में दोनों में से किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। स्थायी वर्ड लिखा है उस पर जोर देना, अगर अस्थायी वर्ड जोड़ दिया तो फिर वो नहीं है ग्रीवियस है। ऐसा झापड़ मारा कि अब कभी सुनाई नहीं आता, हमेशा के लिए बिलाल बहरा है। ठीक, चलिए, चौथा, किसी भी अंग या जोड़े का विच्छेद,
इसको अंडरलाइन करिएगा। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़े की शक्ति का नाश या स्थायी ह्रास, परमानेंट डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर। तो क्वेश्चन पता कैसे आया था, मैं बताती हूँ। जो 7वें नंबर का लिखा हुआ है ना, उसको पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। क्या लिखा है? फ्रैक्चर और डिसलोकेशन लिखा है ना वर्ड। क्वेश्चन कैसे पूछा था मध्य प्रदेश ने? सीधा लिखा था कि डिसलोकेशन ऑफ बोन बट नॉट फ्रैक्चर, बट नॉट फ्रैक्चर। वो क्वेश्चन भूलता ही नहीं मेरे को। नॉट फ्रैक्चर बट डिसलोकेशन ऑफ बोन। अब बताओ क्या है? तो उन्होंने इसको ग्रीवियस हर्ट माना था। तो अगर ऐसा भी पूछे तो भी ग्रीवियस हर्ट ही लगा के आना। ठीक, चलिए। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी नाश, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान होना। तो हिंदी वाले तो ठीक ही है, रट लेना। इंग्लिश में ऐसा था। ठीक, चलिए इनको पढ़ लेना। ठीक, डिसलोकेशन कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। ठीक, बाल का उखड़ना, दांत का उखड़ना, चेहरे पे परमानेंट स्कार आ जाना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपका ग्रीवियस हर्ट है। एक बार झापड़ मारा कान में, कभी सुनाई नहीं आ रहा, एक आंख से कभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, हाथ पांव शिथिल हो गए, शक्तियां नहीं बची हैं अब आपके हाथ पांव में, तो ये भी क्या है? ये भी ग्रीवियस हर्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 20 दिनों तक सामान्य कार्य करने में असमर्थ। ठीक, अब चूंकि पिछली बार ही ये पूछा है तो इस बार तो पूछेगा नहीं, तो इस बार आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये 20 डेज ऐसा मारा है आपने कि हाथ पांव कुछ नहीं टूटा, ना ही वो बहरा हुआ है, ना ही वो अंधा हुआ है, लेकिन 20 दिनों तक ऐसा व्यक्ति क्या है? हॉस्पिटलाइज है, या अपना सामान्य कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी घोर उपहति हो जाएगी। ठीक, अब इसका देखिएगा दंड। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक तरफ लिख देती हूँ हर्ट और एक तरफ लिख देती हूँ ग्रीवियस हर्ट। ठीक, तो अपने आप में सिर्फ उपहति या सिर्फ घोर उपहति करना कोई दंडनीय अपराध नहीं होता। ठीक, जब तक ऐसी उपहति, ऐसी घोर उपहति स्वेच्छा ना हो। तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 323 और वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325। दंड आप अपने घर में देखते रहना किसमें कितना लिखा हुआ है। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन तो समझते होंगे ना। चलिए, तो 334 और 335। अचानक वो जो आवेश आ जाता ना, उसमें आपने किसी को मारा, हर्ट कर दिया तो 334 और घोर उपहति कर दी तो 335। ठीक, 337 338 मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। अब एक तरफ लिखिएगा घातक आयुध। डेंजरस वेपन तो 324 326। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, तो डेंजरस वेपन से अगर आपने केवल हर्ट किया तो 324
और ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो 326। पेपर में जब जजमेंट राइटिंग आती है तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, तो दोनों धाराओं को याद रखिएगा। ठीक, चलिए। अचानक गंभीर प्रकोपन में मारा तो 334 335। ठीक, और अगर रैश एंड नेग्लिजेंट में मारा है तो 337 338। एक धारा लिखिएगा अपनी कॉपी में 330 330। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना, धारा 330। सीधा हेडिंग से पूछा गया किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। चलिए, और इसमें जो ए नंबर का इलस्ट्रेशन उसको देखिएगा। का एक पुलिस अधिकारी या को संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो जो पुलिस वाला किस धारा में दंडनीय होगा? 330 में। ठीक, ग्रीवियस हर्ट कर रहा है तो 331, लेकिन ज्यादातर 330 ही पूछता है। ठीक, चलिए। अब आप जाकर के किसी पुलिस वाले को ही पीटने लग गए, क्यों? ताकि वो अपना कार्य ना करने पाए। 332 में आप दंडनीय होंगे। चलिए, अगली धारा इसमें देखिएगा 326 ए 326 बी। ऐसे डटे। ठीक, तो एक केस आया था जिसे जोड़ा गया लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस से ये जो है एसिड अटैक, इसका प्रावधान जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वर्ष 2013। उससे पहले था नहीं। उससे पहले हम इसको 326 के अंतर्गत एंटरटेन कर लेते थे, ज्यादा होता था तो 307 वाद में, अगर आपका प्रोसिक्यूटर बहुत अच्छा है तो 307 वाद में एंटरटेन करवा लेता था, जैसा लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था। ठीक है, कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम कर लेगा कि मारने का आशय था ऐसा करके, लेकिन सामान्यतः एसिड अटैक के लिए कोई दंड था नहीं। ठीक, फिर 2013 में अमेंडमेंट आया। केस, तो एक केस का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मूवी बनी थी छपाक। ठीक, चलिए। तो दो धाराएं जोड़ दी गई, 326 ए 326 बी। ठीक, तो इसमें सीधा लिखा हुआ है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड अटैक 326 ए। और दंड भी इसी में लिखा हुआ है 10 वर्ष का कारावास और अधिकतम कितना? आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, अब इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जुर्माना। तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा होगा फाइन। फाइन कितना लगाया जाएगा? जस्ट एंड रीजनेबल, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्यायोचित और युक्तियुक्त जुर्माना लगाया जाएगा। और ये जुर्माना किसको दिया जाएगा? तो सेकंड क्वेश्चन इससे ये आता है, तो ये जुर्माना हमेशा पीड़िता को दिया जाता है। और किसके ऊपर लगाता है? अभियुक्त के ऊपर लगता है। ठीक, चलिए। तो 326 यूज ऑफ एसिड अटैक, और ये है अटेम्प्ट। ठीक, एसिड फेंकने का आपने प्रयत्न किया, आपने फेंका, लड़की बच गई, भाग गई वहां से। ठीक, तो उसके ऊपर गिर नहीं पाया। ठीक, चलिए। तो इसमें दंड लिखिएगा। ऐसा दंड है इसका कि न्यूनतम 5 वर्ष, यह मिनिमम, और मैक्सिमम 7 वर्ष। ठीक, और पिछली बार का पेपर देख के मैं ये नहीं बोलूंगी कि दंड मत पढ़ के जाना, पढ़ के जाना। जिसके ऊटपटांग दंड दिखे वो पढ़ के ही जाना। ठीक, चलिए, हटा दूं।
अब इसके आगे हम लोग कल सीखेंगे। ठीक, आईपीसी बहुत थका देती है। 299, 300 सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, ये जो अभी बताया उसको, तो 312 वाला जो था 312 से 318 वो पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक, और जीएस के नोट्स पढ़े हैं? कैसे हैं जीएस के नोट्स? कैसा है जीएस सीएम का? पढ़ा है? नहीं मैम, अभी उनमें से मैंने नहीं पढ़ा। तो कब पढ़ोगी? पेपर के बाद निकालना उसको, पढ़ना उसको। ठीक है, चलिए उसको पढ़िएगा। उसमें कुछ चीजें और हैं शायद ऐड करने को, देखती हूँ समय मिलेगा तो ऐड कर दूंगी। ठीक, चलिए जैसे कि बहुत सारे अपने यहाँ शासक हुए ना, गुप्ता डायनेस्टी हुई, बहुत सारी ऐसे डायनेस्टीज हुई हैं, तो उनमें पूछता है कि इसका पहला शासक कौन था या उसका आखिरी शासक कौन था। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इन लोगों का, जरूर पूछते हैं। ठीक, तो वो वाला पोर्शन मेरा छूट गया था, उसको मैंने लिखा नहीं था, तो मैं उसको आज समय मिलेगा तो मैं उसको ऐड ऑन करवा दूंगी उसी पीडीएफ में। ठीक, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।